सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। Hello, welcome back. Welcome again to Success Mantra. And this is our last week of January, जिसमें हम देखने वाले हैं लास्ट वीक ऑफ जनवरी में कौन कौन से मेजर अपडेट्स रहे, क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही जिसको हमें कवर करना चाहिए। जो लास्ट वीक था जनवरी का बच्चों, उसमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड भी कुछ फैक्ट्स और आंकड़े हैं जिसको हम देखेंगे। लास्ट दिन 31 जनवरी को जो है वो इकोनॉमिक सर्वे पेश किया सरकार ने, तो गवर्नमेंट ने वो एक ओवरव्यू भी देने की कोशिश करी है कि किस तरीके से आगे जो है पाथ रहने वाला है इंडियन इकोनॉमी का। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन सी न्यूज़ हैं आज के इस ग्लिम्स ऑफ वीक में। ठीक है, चलिए फर्स्ट न्यूज़ जो है वो इसी से रिगार्डिंग है, जो ये बताती है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी 7% से। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2015 में, और ये 7 ट्रिलियन की कैपेसिटी को हिट कर देगी 2030 तक, ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द इंडिया श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, तो इन्होंने ये बोला हुआ है कि 2025 में इंडियन इकोनॉमी 7% की रफ्तार से ग्रोथ करने वाली है। ठीक है, तो इसको समझना है बच्चों। 7 अभी जो इंडिया की अगर आप जीडीपी के साइज की बात करें तो नियर अबाउट जीडीपी, इंडिया की जो जीडीपी है आज के टाइम पर नियर अबाउट 3.21 लाख करोड़ की है। ठीक है, इतना तो ऑलमोस्ट लगभग 3.2 ट्रिलियन कह सकते हैं आप इसको ना, 3.2 ट्रिलियन है। अगर हम यूएस डॉलर में बात करें तो ये 3.2 ट्रिलियन है। ओके, गवर्नमेंट का ये ऑप्टिमिज्म है कि इसको हम 2025 में अगर हम इस तरह से ग्रोथ करते रहेंगे, 7% से अगर हम ग्रोथ करते रहेंगे तो 2025 तक अगले 3 सालों में, मतलब 2023, 2024 एंड 2025 है ना, ये फाइनेंशियल ईयर, इन तीनों को मिला लीजिए, 23, 24, 24, 25, 25, 26। ठीक है, तो इन तीनों फाइनेंशियल ईयर को अगर आप मिला लेते हैं तब गवर्नमेंट ये ऑप्टिमिस्टिक है इसको लेकर कि भारत की सरकार जो इकोनॉमी है वो 5 ट्रिलियन को हिट हो जाएगी, 5 ट्रिलियन हो जाएगी नेक्स्ट 3 इयर्स में, और अगर 2030 की बात करें, 2030 की तो 2030 में ये 7 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने वाली है। ठीक है, यानी पॉसिबिलिटीज हैं, संभावनाएं हैं, है ना, 3 ट्रिलियन से 7 ट्रिलियन जाने में। ठीक है, पॉसिबिलिटीज हैं। ये दिखाता है कि इंडियन इकोनॉमी में पोटेंशियल है ना, अच्छे पाथ से वो ग्रो अप पे चलते हुए तेजी से वो क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। ठीक है, इसी को आगे अगली स्लाइड्स में जो है मेंशन किया गया है। देखिए पढ़िए इसको, तो फर्स्ट पॉइंट आप पढ़ेंगे तो उसमें यही है कि फाइनेंशियल 24 में इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सपेक्टेड है और ये 7% से ग्रो करेगा। केवल ऐसा ही नहीं कि गवर्नमेंट इसको ऐसा बोल रही है, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशन भी इस बात को गौर कर रहे हैं कि 6.3 से 6.4% की इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगी भारत में। ये फॉरेन इंस्टीट्यूशन का गेस है, जबकि भारत सरकार ने क्या बोला है, 7%। ठीक है, 7% से इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी इस साल 2024 में। ठीक है, और अगर यही पेस आगे रहती है हमारी तो अगले 3 साल में हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएंगे और 2030 के एंड तक जो है हम 7 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएंगे। क्या फायदा है, 7 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। अच्छा, हमसे आगे कौन कौन से कंट्री हैं, क्या क्या हैं, वो हम देखेंगे, अभी समझाएंगे। ये जो मैंने अभी बताया कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी अगले 3 साल, नेक्स्ट 3 इयर्स में जो है ये 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी, और उसकी 2047 का जो हमारा विजन है ना, डेवलप्ड करना इंडिया को, है ना। अमृतकाल भी चल रहा है, आपने अमृतकाल भी समझा होगा, है ना। 75 इयर्स हो गए हैं आज़ादी को, और ये जो 25 इयर्स है, दिस इज द अमृतकाल सेशन। और जब ये पूरा हो जाएगा, और ये कब पूरा होगा, 2047 में, तो इंडिया का जो विजन है 2047 में कंट्री को क्या कर देना, डेवलप कर देना। ठीक है, तो हम अभी रनिंग है 2024 में, 2047 तक अगर आप डेवलप होना चाहते हैं तो आपको एक बेस, इसलिए आपकी इकोनॉमी में एक बेस होना चाहिए, आपकी इकोनॉमी में वो दमखम होना चाहिए, पोटेंशियल होना चाहिए जो किसी कंट्री, जो एक डेवलप्ड कंट्रीज में होता है। ठीक है, तो उसी के लिए एक सेगमेंट है कि 2030 तक 7 ट्रिलियन के मार्क को हम टच करें। ठीक है, तो गवर्नमेंट इसके लिए ऑप्टिमिस्ट है और वो बोल रही है कि ऐसा हो पाएगा, बिल्कुल हो पाएगा, हम राइट ट्रैक पे हैं और ऐसा होगा। ठीक है, चलिए देखिए इसी में कौन कौन सी इकोनॉमी भारत से अभी आगे है ना, उसको अगर हम समझें तो उसकी अगर हम बात करें, यूएस से, द वेरी फर्स्ट कंट्री इज द यूएसए, सेकेंड वन इज चाइना, थर्ड वन इज जर्मनी, फोर्थ वन इज जापान, और अभी 5th पोजीशन पे इंडिया है। इंडिया कौन सी पोजीशन पे है, 5th पोजीशन पे है ना। इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है अभी के टाइम पे।
भारत सरकार ने बोला है कि अगले 3 साल में हम 3rd पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। वी विल सरपास द जापान एंड एज वेल एज जर्मनी ऑल्सो, और हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। ठीक है, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं वी अनंत नागेश्वरन, वो भी इस चीज को लेकर काफी ऑप्टिमिस्ट हैं। उन्होंने अपनी इकोनॉमिक सर्वे को में उन्होंने ये बात बोली भी है, इकोनॉमिक एडवाइजर ने ये बात बोली भी है। फाइनेंस मिनिस्ट्री में जो इकोनॉमिक एडवाइजर है, नाम पूछ सकता है कभी कभी, ये नाम भी पूछ देगा, बताइए अभी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है भारत सरकार के, तो वी अनंत नागेश्वरन। तो उन्होंने भी ये बात बोली है कि हाँ बिल्कुल भारत सरकार बिल्कुल सही तरीके से अपने चीज़ों को जो है एक्सपेंड कर रही है, मैनेज कर रही है। ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है, मतलब इकोनॉमी में क्या है, ग्रोथ है ना, आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी किस चीज में स्टेबिलिटी है, तो डोमेस्टिक डिमांड के चलते जो सप्लाई हो रही है उसमें स्टेबिलिटी है, और साथ ही साथ हम प्राइवेट सेक्टर को जो एक्सपेंशन दे रहे हैं उसके चलते कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट बहुत तेजी से भारत में हो रहा है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ली है गवर्नमेंट ने, है ना, और अच्छे रिफॉर्म्स की वजह से एक अच्छा एटमॉस्फेयर है, एक अच्छा एनवायरनमेंट है कंट्री के अंदर, जिसके चलते इकोनॉमी जो है वो राइज करेगी। ठीक है, ऐसा किसका बोलना है, अनंत नागेश्वरन जी का बोलना है। ठीक है, ये याद रखना है, क्योंकि देखिए किसी अगर आप इकोनॉमी में कोई एक स्पोक पर्सन ढूंढ रहे हैं तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर से अच्छा स्पोक पर्सन कौन होगा गवर्नमेंट के बिहाफ पे, या फिर अगर आप कोट करना चाह रहे हैं किसी स्पोक पर्सन को, तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की जो बातें हैं वो अपने आप में क्या होती हैं, बहुत ही रिलेवेंट होती हैं। ठीक है, तो यही जो मैंने बताया कि 7% से की जो ग्रोथ है भारत की इकोनॉमी में, फाइनेंशियल सेक्टर और दूसरे सेक्टर्स जो फ्यूचरिस्टिक हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को लेकर आते हैं, तो भारत में ये पोटेंशियल है कि 7% से ग्रो कर रहा है इंडियन इकोनॉमी भारत की। वही नेक्स्ट स्लाइड में हम समझेंगे कि अगर मंथली रिव्यू कहें, है ना, मंथली देखिए क्वार्टर वाइज अगर देखें, पूरे साल में 4 क्वार्टर होते हैं, है ना, तो मंथली वाइज अगर हम देखें तो फ्यूचर रिफॉर्म्स और जो प्रायोरिटीज एरियाज हैं गवर्नमेंट के जो प्रायोरिटीज एरिया हैं वो क्या क्या है कि हम फ्यूचरिस्टिक रिफॉर्म, देखो गवर्नमेंट ने हालांकि बहुत से बिल्स गवर्नमेंट ने जितने बिल्स गवर्नमेंट ने पास किए उसमें कुछ बिल लटक भी गए, जैसे फार्मर्स वाला बिल लटक गया, है ना, और भी कुछ बिल्स गवर्नमेंट के लटके हैं, लेकिन स्टिल फिर भी गवर्नमेंट ने जो रिफॉर्म्स करे हैं और उससे जो आउटकम्स आए हैं, चाहे वो हेल्थ सेगमेंट में हो, चाहे एनर्जी में हो, चाहे सिक्योरिटी में हो, है ना, चाहे वो जो लोअर क्लास है या बीपीएल लोग हैं उनका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम होना हो, चाहे एमएसएमई सेक्टर की बात हो, चाहे जेंडर बैलेंसिंग हो, तो इन सब लेबर फोर्स के रूल्स में चेंजेस हो, इन सब सेगमेंट में गवर्नमेंट ने एक रिमार्केबल स्टेप्स उठाए हैं और बहुत सही से अपने स्टेप्स को लिया है, जिसका रिजल्ट है ये 7% की ग्रोथ जो आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 तक देखने को मिलेगी। और हमारा जो टारगेट है कि हम अचीव करें दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होने का जो हमारा टारगेट है उसको हम अचीव कर पाएंगे अगले 3 साल में, ऐसा उन्होंने साफ साफ बोला है। एट द मोमेंट द एक्सचेंज रेट इज स्टेबल विद इंपोर्ट्स बीइंग लो, है ना, इस वर्ड को जरा ध्यान से पढ़िए कि एक्सचेंज रेट स्टेबल है डॉलर रुपीज कंपेरिजन में, मतलब रुपया ज्यादा टूट नहीं रहा है ना, और साथ ही साथ इंपोर्ट्स जो हैं वो लो साइड पे है, बहुत ज्यादा इंपोर्ट नहीं हो रहा है, जिसके चलते हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो डिप्लीट नहीं हो रहा है ना, तो उसके चलते इंपोर्ट इंपोर्ट राइज होगा, अगर होगा भी तो इस इंपोर्ट को हम फर्दर यूटिलाइज करेंगे चीजों को एक्सपोर्ट करने में, तो ताकि कंजम्पशन और बढ़ाया जा सके भारत के अंदर, क्योंकि भारत की मार्केट में पोटेंशियल है ना, इंडियंस के पास पैसा है और पोटेंशियल है हमारे पास, तो अगर हम कंजम्पशन बढ़ाते भी हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमें मार्केट ढूंढने के बाहर नहीं जाना है, मार्केट हमारे घर में ही है। ठीक है, तो उसके वजह से भी भारत सरकार जो है इस चीज को लेकर काफी ऑप्टिमिस्टिक है और वो बोल रही है कि डेफिनेटली ये हो पाएगा और भारत इस टारगेट को क्या कर पाएगा, अचीव कर पाएगा। ठीक है, आगे वो बोलते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी को अगर आप देखें तो जियोपॉलिटिकल बैरियर्स हैं आज के टाइम पर, फैक्टर्स। रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, द वेरी फर्स्ट इज रशिया यूक्रेन वॉर, है ना, इजराइल हमास वॉर कह लीजिए आप, है ना, रशिया यूक्रेन, है ना, या फिर आप बात करें इजराइल हमास, है ना, तो कहने का मतलब ये है इस तरह की चीजें हो रही हैं। ऑयल क्राइसिस, है ना, ऑयल प्राइसेस, अगर हम बोले कि जो इन्फ्लेशन है इंटरनेशनल मार्केट में वो बनी हुई है ना, और डिमांड सप्लाई जो है वहाँ उतने लेवल पे स्टेबल नहीं है जितने लेवल पे स्टेबल पहले थी ना, वॉर से पहले थी, तो उसके वजह से भी सप्लाई चेन में दिक्कतें हैं। तो मिनिस्ट्री ने ये भी बोला है कि पर्पसफुल और फ्रूटफुल रहेगा
पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स, है ना। तो स्टेट गवर्नमेंट्स का भी जो इन्वॉल्वमेंट है सेंटर के साथ मिलकर काम करना, वो डेफिनेटली सही रास्ते पे चल रहा है, उसके चलते जो है भारत को फायदा होगा, ठीक है। अब देखिए, अभी एक इवेंट हुआ था रेड सी में कि भारत के एक कंटेनर पे जो है वो उस जो शिप है उस पे अटैक वगैरह हो गया था। तो इसके ये भी कुछ थ्रेड्स हैं जो सप्लाई चेन्स को डिस्टर्ब करते हैं, है ना, ग्लोबल सप्लाई चेन्स को डिस्टर्ब करते हैं, है ना। तो भारत इन सब चीज़ों को भी लेकर अवेयर है और चाहेगा कि अपने ट्रेड को वो क्या करे, फ्यूचर में ज़्यादा सिक्योर रखे, ताकि उसके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स ज़्यादा प्रभावित ना हो गलत तरीके से, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पर बात करी है, गवर्नमेंट ने बात बोली है और बोला है कि हाँ, ऑल्दो सम जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, लेकिन हाँ, हम इस बात को लेकर ऑप्टिमिस्टिक हैं कि चेंजेस आएंगे और चेंजेस पॉजिटिव ही आएंगे। इंडियन इकोनॉमी जो है वो बेटर प्लेस्ड की तरफ जो है मूव कर रही है धीरे धीरे, है ना। चैलेंजेस हैं, डेफिनेटली चैलेंजेस होंगे, लेकिन जिस तरह से देश के अंदर का माहौल है और जिस तरह से गवर्नमेंट पर फेथ है लोगों का, या फिर जो नज़र आता है इंडिया की इकोनॉमी में भी, चाहे वो शेयर मार्केट को ले लो आप, चाहे वो आप बैंकिंग सेक्टर को ले लीजिए, जहाँ भी आप देखें, तो आप कह सकते हैं कि इंडिया में जो ग्रोथ है, एक रोबस्ट ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। इंटरेस्ट रेट जो है वो थोड़ा लिटिल बिट टाइट साइड है कंपेयर वेस्ट सेगमेंट में, जिसके चलते जो मेजर इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो भारत में आ रहा है, क्योंकि बाहर जो है वो इन्फ्लेशन है ना, इंटरनेशनल मार्केट में जब इन्फ्लेशन है तो वहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो लिटिल बिट हायर साइड है। तो सेफ प्लेस क्या है इन्वेस्टमेंट का, तो फिर वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हो जाते हैं। तो इंडिया जैसे कंट्रीज में वहाँ पर इन्वेस्टमेंट आ रहा है, वहाँ पर वेस्ट में एक इन्फ्लेशन देखने को मिलेगी, जो मैंने अभी बताया। इन्फ्लेशन की वजह से वहाँ के जो रेट्स हैं, बैंकिंग रेट्स हैं, वो रिलेटिवली पहले कंपैरिजन में थोड़ी हायर साइड गए हैं, ठीक है। तो इसका एडवांटेज भारत को मिलेगा, भारत को इन्वेस्टमेंट में भी इसका फायदा मिलेगा, भारत को इसमें ट्रेड में भी भारत को फायदा मिलेगा, ओवरऑल बिजनेस में भारत को इसका फायदा मिलने वाला है, ठीक है। तो ये सब बातें कहीं गई हैं इस पूरे सेगमेंट में, है ना। सारे बातें यहाँ पर मैंने मेंशन करने की कोशिश करी है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं जब आप इंडियन इकोनॉमी को एक्सप्लेन करें। तो एक इंटरनल फैक्टर एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर बोथ आर रेस्पॉन्सिबल, जो बताते हैं कि भारत की इकोनॉमी पहले कंपैरिजन में आज किस जगह खड़ी है, उसके सामने क्या क्या ग्लोबल चैलेंजेस हैं और किस तरीके से उसे जो है आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है, ये समझना है। हाँ जी, चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ ये है कि हेमंत सोरेन जो कि चीफ मिनिस्टर रहे हैं कहाँ के, झारखंड के, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है ना। ईडी ने उनको क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इन पदों पर रहते हुए, गवर्नर खैर और प्रेसिडेंट तो खैर अरेस्ट हो ही नहीं सकते। तो अगर इन पदों पर रहते हुए, इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट पर रहते हुए अगर आप गिरफ्तार कर लिए जाते हैं तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय है ना। सोचना पड़ेगा कि आपने काफ़ी बड़े लेवल पर लॉ एंड ऑर्डर को जो है ब्रीच करने की कोशिश करी है। फर्स्ट मैसेज यही जाएगा, अदरवाइज इतना इजी नहीं होता है किसी भी चीफ मिनिस्टर को उसकी कुर्सी से उतार के जो है उसको अरेस्ट कर लेना, ठीक है। मसला क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। लैंड डील्स का मामला है कि गलत तरीके से रजिस्ट्रेशन किया गया, रजिस्ट्रार्स इसमें शामिल रहे, इसमें एक बड़ा प्रशासनिक महकमा भी इसमें शामिल बताया जा रहा है इस पूरे फ्रॉड में, और बोला जा रहा है कि गलत तरीके से ज़मीनों की रजिस्ट्री हुई है और उसका एडवांटेज दिया गया है किसको, मुख्यमंत्री और उनके सहयोगियों को, उनके नज़दीकियों को, ठीक है। ऐसा ही बोला जा रहा है कि जो ज़मीन गलत तरीके से रजिस्ट्री उसकी हुई है, चाहे वो फर्जी मोहर की तरह मोहर लगा के हुई हो, फर्जी मोहर बना ली गई, फर्जी साइन हो गए, है ना। फर्जी जो ज़मीन है अगर वो आदिवासियों की है तो उसको आदिवासियों के नाम पे ना दिखाकर किसी सामान्य व्यक्ति के नाम पर दिखाकर फिर उनका अधिग्रहण कर लिया गया। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम है जो निकल के आ रहा है, कहाँ से, झारखंड से निकल के आ रहा है। झामुमो है ना, झारखंड मुक्ति मोर्चा है ना, तो झामुमो की सरकार है अभी झारखंड में। हेमंत सोरेन जो हैं उसके मुख्यमंत्री हैं और उन्हीं के ऊपर ये एलिगेशन लगे हैं कि जमीन खरीदने में, जमीन की खरीद फरोख्त में धांधली हुई है, ठीक है, ओके। अब जब ये एलिगेशन उनके ऊपर लगे तो उनको चीफ मिनिस्टर की पोस्ट से जो रिजाइन करना पड़ा और उनकी जगह फिर
उनके सक्सेसर आज के टाइम पर जो हैं वो अब चीफ मिनिस्टर की जो है पोस्ट को एक्वायर किए हुए हैं। देखिए, पहले उनकी पत्नी का नाम सुनने में आ रहा था कि उनकी पत्नी जो है इस पोस्ट को संभालेंगे, लेकिन बाद में ऐसा नहीं हुआ। हेमंत सोरेन को अरेस्ट कर लिया ईडी ने, है ना, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट होम मिनिस्ट्री के अंदर ऑपरेट करती है एक लैंड स्कैम केस के अंदर, ठीक है। और साथ ही साथ उनको जुडिशियल कस्टडी में भी भेजा जाएगा जब तक कि नेक्स्ट हियरिंग नहीं होगी, है ना। ये 30 to 31 जनवरी की ये बात है, ठीक है। देखिए, ईडी छापेमारी करती है जगह जगह, और उन्होंने डिमांड किया कि हेमंत सोरेन की हमें 10 दिन की कस्टडी कम से कम चाहिए, ताकि हम उनसे ब्रीफ पूछताछ उसमें कर सकें। अब पीएमएलए कोर्ट ने बोल दिया कि ठीक है, आप 2 फरवरी तक, है ना, 2 फरवरी तक जो है आप जो है जो आने वाला ये बीत गया जो शुक्रवार है ना, इस दिन तक कि ठीक है, आप जो है इस मामले में एक बार देखें और प्रथम दृष्टया जो पूछताछ हो रही है आप वो कीजिए, और अगर कुछ मिलता है तो फिर फर्दर जो है उस पर ऑर्डर कोर्ट जो है देगा, ठीक है। तो ये पूरा मामला जो है हेमंत सोरेन के अगेंस्ट में देखने को मिल रहा है। झारखंड के जो गवर्नर हैं वो हैं सीपी राधाकृष्णन, है ना, सीपी राधाकृष्णन है। उनको अपना इस्तीफा सौंपा हेमंत सोरेन ने, और उसके बाद फिर एमएलएस की बैठक होती है और झामुमो लेजिस्लेचर पार्टी लीडर चुना जाता है, और नए सीएम साहब चुन के आते हैं जिनका नाम है चंपई सोरेन, ठीक है, चंपई सोरेन। हेमंत सोरेन को हटाकर चंपई सोरेन को अब वहां का सीएम बनाया गया, ठीक है। अब सोरेन के अरेस्ट के बाद लगभग 7 घंटे तक उनसे लगातार पूछताछ करती है ईडी, और उन पर ये केस लगाती है कि आपको प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, तो पीएमएलए का केस लगेगा, आपने गलत तरीके से पैसा घुमाया है, ब्लैक मनी कहें इसको, या फिर धन शोधन, यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, धन शोधन के अंदर जो है उनके ऊपर मुकदमा चलाया जा रहा है, ठीक है। तो लैंड स्कैम बताकर, मतलब लैंड स्कैम बताया और उसमें बोला कि जो पैसा इसमें आया हुआ है वो पीएमएलए एक्ट का वायलेशन, ठीक है। ये एक्ट भी पता होना चाहिए, गवर्नमेंट ने इसको बनाया हुआ है 2000, पीएमएलए जो है एक्ट है फिर 2005 से जो ये एक्ट जो है गवर्नमेंट के पास है, इसको टाइम टू टाइम इसमें गवर्नमेंट ने चेंजेस भी करे हैं, और गवर्नमेंट ये चाहती है कि भारत सरकार, भारत के अंदर कोई भी गलत गतिविधि से पैसा एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में ना जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उस पैसे का गलत तरीके से यूज हो सकता है। हालांकि इसमें वो इंटेंशन नहीं है, इसमें कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि वो पैसा नक्सलाइट, इंसर्जेंस या टेररिस्ट एक्टिविटीज के पास जा रहा है, लेकिन ठीक है, फिर भी पैसा अगर आप पीएमएलए एक्ट के वॉयलेशन करते हुए कमा रहे हैं तो जरूरी नहीं है ना कि आपका इंटेंशन अगर गलत नहीं है तो पैसा जो आप कर रहे हैं एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में उस तरीका भी सही हो। तो पहले बात तो जो जमीन बेची या खरीदी गई है वो बेचनी और खरीदनी ही नहीं चाहिए थी। ईडी ने केस क्या बताया है पहले वो समझना है। ईडी ने जो केस बताया है वो सिंपल सा उन्होंने बताया हुआ है। केस क्या है? केस ये है ईडी ने ये बोला हुआ है द डेवलपमेंट ऑफ, ये जो पूरे केस का जो डेवलपमेंट है वो ये है कि जब ईडी ने सर्च करना स्टार्ट किया हेमंत सोरेन के दिल्ली वाले घर को, तो वहां पर ये मिला कि कुछ ईमेल्स उनको मिलते हैं, ईडी को कुछ संदिग्ध ईमेल उनको मिलते हैं, और साथ ही साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स की ऐसी इमेजेस मिलती हैं कि जिस पर इन्वेस्टिगेशन करती है वो ईडी। उसमें ये बोला गया कि एक बहुत बड़ा रैकेट ऐसा है जो इलीगल तरीके से लैंड की ओनरशिप को चेंज करते हुए और गलत तरीके से गलत नामों पर उस लैंड को ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, ये पूरा मामला इसमें है। एजेंसी इसमें जांच करती है और बाद में पता लगता है कि 20 जनवरी के बाद के आसपास जाकर कि खुद मुख्यमंत्री और उनका विभाग इसमें संलिप्त है ना, और ये सीधे सीधे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का वायलेशन। ईडी इसमें केस दायर करती है, 14 लोगों को अरेस्ट भी कर लेती है, और उसमें एक 2011 बैच के आईएएस ऑफिसर रंजन साहब भी जो है वो शामिल रहते हैं। ठीक है, 2011 के ये आईएएस ऑफिसर रहे हैं, तो उनके ऊपर ये पूरा मुकदमा या फिर जो है उनके चारों तरफ ये पूरा मामला घूमता हुआ नजर आता है। अब डायरेक्टर स्टेट जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के हैं, ये कमिश्नर रह चुके हैं रांची में, डायरेक्टर हैं अभी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के, डिप्यूटी डायरेक्टर हैं वहां पर। कौन? ये 2011 बैच के ऑफिसर रंजन साहब। ठीक है,
अब देखिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है, जहाँ प्रशासनिक और राजनयिक लोग जब आपस में मिलकर किसी स्कैम को अंजाम देते हैं तो उसमें दिक्कत ये होती है कि उसमें टेक्निकलिटीज़ को प्रशासनिक महकमा डील करने लगता है, जबकि शक्तियों का दुरुपयोग जो है वो देखने को मिलता है आपको राजनयिकों की तरफ से। इसमें बिल्कुल वैसा ही हुआ है ना, इस केस में बिल्कुल वैसा ही हुआ, ठीक है। और ये कहीं से भी ठीक नहीं कहा जा सकता है। हालांकि अब देखना होगा कि इसमें ईडी क्या और फर्दर कुछ जांच के में और क्या क्या सबूत दे पाती है, और फिर उसी हिसाब से अगर 2 साल से ज़्यादा की सज़ा अगर हो जाती है इसमें हेमंत सोरेन साहब को, तो फिर उनकी सदस्यता भी रद्द की जा सकती है और उनको फर्दर चुनाव लड़ने से भी रोका जा सकता है, ठीक है। तो ये देखना होगा अभी क्या फाइनल कोर्ट में जाकर उसमें उनके ऊपर क्या फाइनल चार्जेस लगते हैं और उसके चलते फिर कोर्ट उनको क्या सजा देता है। अगली जो न्यूज़ है वो इंटरिम बजट से रिलेटेड है ना। इंटरिम बजट, जब सत्तारूढ़ पार्टी जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, इनकम्बेंट गवर्नमेंट जब इलेक्शन में जाने वाली होती है ना, जब वो इलेक्शन में जाने वाली होती है, या हम कह सकते हैं कि जब इलेक्शन ईयर होता है, तो इलेक्शन ईयर में वोट एंड अकाउंट पास नहीं किया जाता है ना। वोट एंड अकाउंट पास नहीं किया जाता है। वोट एंड अकाउंट क्या होता है? वोट एंड अकाउंट वो अमाउंट होता है जो 2 से 3 महीने के लिए वो सफिशिएंट अमाउंट निकाल के बाहर रखा जाता है, जो कंट्री रन करने के लिए जरूरी होता है, जिस दौरान बजट सेशन में बजट को पास किया जाएगा हाउस से। बजट बनने के बाद, पेश होने के बाद, फिर उस पर क्लॉज बाय क्लॉज उस पर डिबेट होती है, उसको देखा जाता है, अपोजिशन उस पर अगर उसको कोई आपत्ति है वो क्वेश्चन करता है, और उसके बाद फिर जब पार्लियामेंट बजट पास कर देती है तब वो पैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से निकाले जाते हैं। तब तक देश कैसे चलेगा? तो उस दौरान के लिए वोट एंड अकाउंट से कुछ मनी ट्रांसफर किया जाता है जो कि कंट्री को रन करने के लिए जरूरत होता है। लेकिन जिस साल गवर्नमेंट इलेक्शन में जाती है तो उस साल वोट एंड अकाउंट नहीं आता। उस साल क्या आता है? उस साल आता है इंटरिम बजट, है ना। क्योंकि गवर्नमेंट इलेक्शन में जा रही है तो उसको फुल फ्लेश्ड बजट लाने की परमिशन नहीं होती है, तो वो इंटरिम बजट ही लेके आती है। इंटरिम बजट सत्तारूढ़ पार्टी का या इनकम्बेंट गवर्नमेंट का फ्यूचरिस्टिक विजन ही होता है। जब वो वापस आएगी सरकार सत्ता में तो कहीं ना कहीं अपनी पुरानी ही पॉलिसीज को वो क्या करेगी, आगे कंटिन्यू करेगी। और अगर सरकार चेंज हो जाती है तो फिर वो अपने हिसाब से नई नीतियों को निर्धारित कर सकती है, ठीक है। तो ये इसका बेनिफिट है। इस वजह से इस बार आपको फुल फ्लेश बजट ना देख के क्या देखने को मिलेगा, एक इंटरिम बजट देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर हम बात करें आर्टिकल 112 की, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साल में एक बार एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हाउस के अंदर रखवाता है, ठीक है। तो ये आर्टिकल आपको पता होना चाहिए कि जो बजट का प्रोविजन है वो कौन से आर्टिकल के अंदर, तो आर्टिकल 112। अच्छा, प्रेसिडेंट खुद तो ये काम करेगा नहीं, तो उसकी सरकार में एक कैबिनेट मिनिस्टर होता है, फाइनेंस मिनिस्टर। तो फाइनेंस मिनिस्टर ये काम करता है, ठीक है। अब जो ये वर्ड बजट है ये बाहर से फॉरेन के फ्रेंच एक वर्ड है वहां से लिया गया, बुजित से लिया गया है ना। और बजट शब्द कहीं भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है। जो वर्ड लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। ये लिखा हुआ है, ये वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, ओके। अब इस एक आर्टिकल 112 के अंदर जो बजट पेश किया जाता है, जो फाइनेंस मिनिस्टर बजट पेश करते हैं, प्रेसिडेंट जो बजट रखवाते हैं, उसको बनाने का जिम्मा फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर ही जो डिफरेंट विंग्स हैं वो डिफरेंट स्टेजेस में करती हैं। सबसे पहले प्रेजेंटेशन होता है, फिर बजट का जनरल डिस्कशन होता है, उसकी स्क्रूटनी होती है, फिर वोटिंग होती है, फिर अप्रोप्रिएशन बिल आता है, एंड देन फाइनेंस बिल के थ्रू फाइनली क्या क्या प्रोविजंस रहने वाले हैं उसको हम जो है वो पेश करते हैं, है ना। तो ये पूरा प्रोसीजर है बजट को पेश करने का, जो यहाँ इस स्लाइड में जो है मैंने मेंशन करने की कोशिश की। पार्लियामेंट का क्या रोल होता है साहब? तो पार्लियामेंट का रोल बड़ा सिंपल सा है। पार्लियामेंट जितनी भी उसमें प्रोविजन है उन सबको देखती है, उस पर अपने डिबेट्स रखती है। एक बात और, ये मनी बिल है। बजट कैसा बिल है? मनी बिल है। तो अगर ये मनी बिल पास नहीं होता है तो सरकार अल्पमत में मानी जाएगी, सरकार
ये माना जाएगा गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस नहीं है, तो तुरंत नो कॉन्फिडेंस मोशन आ सकता है। तो ऐसा बहुत ही रेयर होगा कि बजट पास ना हो, है ना। और मनी बिल है तो ऑब्वियस सी बात है लोकसभा में ही इसे पेश किया जाएगा। लोकसभा जो है इसके लिए प्रथम दृष्टया पहली पावर रख पाएगी। राज्यसभा में डिबेट हो सकती है, वोटिंग उसमें नहीं हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ये एक मनी बिल है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको बजट समझने से पहले आपको समझनी चाहिए बजटिंग के बारे में। बजट का जो डिवीजन है वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर है। वो नीति आयोग और साथ ही साथ जो दूसरी कंसर्न्ड मिनिस्ट्रीज हैं उसके साथ मिलकर उसको बनाया जाता है, ठीक है। अब इसमें चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर और ऐसे बहुत सारे IRS ऑफिसर्स और ये सब है ना, ये सब उसमें शामिल होते हैं जो अपनी अपनी एक्सपर्टीज और अपना सलाह भारत सरकार के सामने पेश करते हैं, ठीक है। ये याद रखना है। इस साल के बजट की मेजर हाइलाइट्स क्या हैं, इस इंटरिम बजट की मेजर हाइलाइट्स क्या है ना। तो मेजर हाइलाइट्स हमें समझनी होंगी। जो पहला है वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेकर। कैपिटल एक्सपेंडिचर भारत सरकार ने बोला है कि 11.1% इंक्रीज इन द कैपिटल एक्सपेंडिचर आउटले फॉर द 2024-25 वाज अनाउंस्ड। देखो ये अच्छी बात है। एक्सपेंडिचर दो तरीके का होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है तो वो कुछ एसेट या फिर कुछ लायबिलिटीज को लेकर ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता। एसेट और लायबिलिटीज को इफेक्टिवली अगर कोई अफेक्ट करता है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर करता है। तो अगर आप कुछ जनरेट कर रहे हैं, आपने कोई एसेट बनाया है या आपने कोई लायबिलिटीज कम करी, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर को दिखाएगा, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का बढ़ना ये दिखाता है कि कंट्री के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चरल या फिर इस तरह के इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रहा है ना कि बस वो खाया पिया खत्म, ऐसा वाला नहीं हो रहा है। लोगों को पैसा बांटा नहीं जा रहा है, बल्कि कुछ स्ट्रक्चरल चेंज लाने के लिए गवर्नमेंट कुछ इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की कोशिश कर रही है जिसमें इस तरह के एक्सपेंडिचर किए जा रहे हैं और इसको बोला जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो टोटल अमाउंट में अगर हम बात करें तो वो इतने करोड़ का होने वाला है, 11111111 है ना। इतने करोड़ रुपीस का ये कैपिटल एक्सपेंडिचर इस साल भारत सरकार करेगी, जो लगभग पूरी GDP का 3.4% है। पिछले बजट में भी भारत सरकार ने इन्हीं दो चीजों पे ही फोकस किया था, एक तो फिस्कल कंसोलिडेशन और कैपिटल एक्सपेंडिचर। इस बार फिर से गवर्नमेंट का जो फोकस है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर पर ही है, ठीक है। दूसरा, इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्शन। गवर्नमेंट ने साफ साफ बोला है कि GDP ग्रोथ जो है वो 7.3% रहेगी इस फाइनेंशियल ईयर में 2023-24 में। मैंने आपको अभी पहली जो न्यूज बताई उन्होंने 7% बात की, वो 3 साल तक के लिए था कि 3 साल तक के लिए गवर्नमेंट ये चाह रही है कि 7% से हम ग्रो करेंगे। लेकिन इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो गवर्नमेंट ने एस्टिमेट दिया है कि हम 7.3% से ग्रो करेंगे, ठीक है। तो GDP ग्रोथ रेट अगर आपसे पूछा जाए, प्रोजेक्शन पूछा जाए, तो आंसर क्या रहेगा? 7.3% रहने वाला है। इसके अलावा IMF वगैरह जो इंस्टीट्यूशन है उन्होंने उसके भी हमने बात करी, 6.3% की उन्होंने ग्रोथ रेट भारत के बारे में बताई है। अगर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें 2024-25 में, एक एक्सपेंडिचर हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि ज्यादा बेनिफिशियल, दूसरा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पेंशन देना, सैलरीज देना, लोगों का वेलफेयर करना, है ना। ये वाला जो एक्सपेंडिचर हो, ये सारा जो एक्सपेंडिचर है ये सब रेवेन्यू टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर में आता है। तो टोटल रिसीप्ट की अगर हम बात करें तो लगभग 30.8 लाख करोड़ की इसमें टोटल रिसिप्ट्स होंगी और इसमें एक्सटर्नल बोरिंग शामिल नहीं है, ये याद रखना है, बोरिंग इसमें शामिल नहीं है। टोटल एक्सपेंडिचर अगर हम बात करें तो वो 47.66 लाख करोड़ का होगा। तो यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है कंपेयर टू द कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये काफी बड़ा अमाउंट है, ठीक है। क्योंकि जो टोटल टैक्स हमें आने वाला है वो 26 लाख करोड़ के आसपास गवर्नमेंट टोटल टैक्स इसमें वसूलेगी। मतलब खर्चा ज्यादा है, इनकम गवर्नमेंट की कम है, ठीक है। तो ये याद रखना, इस वजह से हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में उतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं हो पाता जितना होना चाहिए। फिर भी करंट गवर्नमेंट का पिछले 2-3 सालों से ये फोकस रहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ावा दिया जाए, गवर्नमेंट उस पर काम कर भी रही है। GST कलेक्शन की अगर हम बात करें तो वो 1.65 लाख करोड़ होगा दिसंबर 2023 में, जो क्रॉस कर जाएगा 1.6 लाख करोड़ के बेंचमार्क को 7th टाइम, 7वीं बार ऐसा होगा, है ना। ये अपने आप में रिकॉर्ड है, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है।
लेकिन जीएसटी का ज़्यादा आना ये दिखाता है कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन भारत में अभी भी हावी है। इनडायरेक्ट टैक्स ज़्यादा है, डायरेक्ट टैक्स पर गवर्नमेंट, हालांकि गवर्नमेंट को चेंजेस कर देने चाहिए। जैसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स लाके गवर्नमेंट ने बाकी सब इनडायरेक्ट टैक्सेस को एक टैक्स बना के और फिर उसमें कुछ स्लैब्स फिक्स करके उसका रिजोल्यूशन दिया है, वैसे ही डायरेक्ट टैक्स में भी गवर्नमेंट को अमेंडमेंट करना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर डायरेक्ट टैक्स भरें तो प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाएगा। फिस्कल डेफिसिट की अगर हम बात करें तो फिस्कल डेफिसिट है या फिर मार्केट से जो हम बोरो करने वाले हैं, तो वो ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, कितना फिस्कल डेफिसिट रहने वाला है। आंसर आएगा 5.1%। ठीक है, 5.1% रहेगा। ठीक है, ये जो हमारा गोल है वो 4% तक लाने का है घटाकर, है ना। फिस्कल डेफिसिट को घटाकर 4.4% तक लेके आना है, लेकिन गवर्नमेंट बोल रही है कि अभी इसमें समय लगेगा हमें, अभी इस साल, क्योंकि ये हो जाता अब तक, लेकिन बीच में कोरोना आ गया और कोरोना के चलते फिस्कल डेफिसिट फिर से बढ़ गया सरकार का। अब फिर से सरकार उसे कंसोलिडेट करी, फिस्कल कंसोलिडेशन में गवर्नमेंट का ध्यान है और अब इस बार 5.1 एस्टिमेटेड है, अगली बार 4.5 और फिर इस तरह से हम 2026 तक जाते जाते हम जो है कोशिश करेंगे कि हम 4% के फिस्कल डेफिसिट को हम एक्वायर कर सके, जो कि रिकमेंडेशन भी है। ठीक है, ये याद रखना है। तो भारत सरकार लगातार फिस्कल कंसोलिडेशन और कैपिटल एक्सपेंडिचर पर वर्क कर रही है, काम कर रही है। टैक्सेशन की मैंने बात करी, डायरेक्ट टैक्स इंडायरेक्ट टैक्स दोनों की अभी हमने बात करी है। गवर्नमेंट साफ साफ बोला हुआ है कि हाँ, हमारी कोशिश है कि टैक्सेशन के प्रोसेस को हम क्या करें, बेटर करें। ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स लगभग 22%, डोमेस्टिक कंपनियां और 50% ऑफ अलग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो हैं इसमें कॉर्पोरेट टैक्सेशन के अंदर आ रही हैं। आज के टाइम पर कोई ऐसी फर्दर टैक्स लायबिलिटीज किसी टैक्स पेयर पे नहीं है जो 7 लाख से कम कमा रहा है। 7 लाख से ज्यादा कमाओगे तब टैक्स देना है, 7 लाख से कम कमाओगे तो भारत में टैक्स रिबेट है, टैक्स जीरो है ही नहीं टैक्स। ठीक है, स्टार्टअप्स को बेनिफिट दिया गया है ना। तो 31 मार्च 2025 तक वो बेनिफिट जारी रहेगा, है ना। अगर आप एक साल तक के लिए अगर आप स्टार्टअप में किसी में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका कुछ स्टार्टअप है, तो जो स्टार्टअप के बेनिफिट्स गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए हुए हैं वो एक्सटेंड कर दिए हैं और वो मार्च 2025 तक जो है वो लागू रहेंगे। तो ये सब कुछ बेनिफिट्स हैं, ये सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज क्या है? प्रायोरिटी सिंपल है, हमेशा सदाबहार जो हमेशा से रही है, पुअर, फोकस ऑन पुअर, गरीबी हटानी है, वुमेन, यूथ, फार्मर्स, है ना, इन सब चीजों को लेकर। ठीक है, ओके। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को कम करना है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को क्या करना है, कम करना है। भारत में जो गरीबी है, अभी रमेश तेंदुलकर कमेटी के बाद से, है ना, अगर हम बात करें, या फिर रंगराजन कमेटी के बाद से कोई खास सर्वे हुआ नहीं है पॉवर्टी को लेके। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट जो है आज के टाइम पर जो पुरानी पॉवर्टी की डेफिनेशंस थी उनको छोड़कर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की तरफ जो है मूव करना चाहती हो। सही भी है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी ज़्यादा इफेक्टिव वे है गरीबी को नापने का। फिर उसके लिए गवर्नमेंट ने कोशिशें किया, कोरोना में भी करी थी ये कुछ, पीएम स्वनिधि हो चाहे पीएम किसान सम्मान निधि हो, अकाउंट्स में पैसे डाले जाएंगे, है ना, कोई अकाउंट से पैसे डाले जाएंगे, या फिर स्ट्रीट वेंडर्स को सस्ता लोन दिया जाएगा। वुमेन सेगमेंट में क्या होगा, तो मुद्रा योजना, है ना, मुद्रा स्कीम है। पिछले बजट में जो महिलाओं के लिए स्पेशल स्कीम गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी थी, है ना, लखपति दीदी स्कीम होगी, है ना, 43% फीमेल्स को एनरोलमेंट किया जाएगा। स्टेम स्टैंड्स फॉर साइंस, टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स सेक्शन। तो इनमें फीमेल्स का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाएगा। लखपति दीदी ये सब वार्ड्स वगैरह में होंगी, आंगनबाड़ी सेगमेंट में, या लखपति दीदी, दवाई वाली दीदी, ये सब अपॉइंटमेंट किए जाएंगे जिसके चलते वुमेन एम्पावरमेंट हो सके, उनको रोजगार दिया जा सके। कुल मिलाकर गवर्नमेंट गरीबी और एम्प्लॉयमेंट, इन दो फैक्टर पर अगर हम जेंडर वाइज देखें या फिर हम पर्सन वाइज देखें तो उस पर फोकस किए हुए, है ना। इनकम को आपको बढ़ाना है। यूथ को लेकर गवर्नमेंट टारगेट कर रही है कि भी ट्रेनिंग देंगे, स्किल ट्रेनिंग देंगे। कैसी ट्रेनिंग देंगे? स्किलफुल बनाने। तो स्किल इंडिया मिशन चल ही रहा है ना, उसमें भी फिर अपग्रेडेशन दे दिया है गवर्नमेंट ने स्किल इंडिया मिशन के अंदर भी। फार्मर्स के लिए पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम चली रही है। तो नया ऐसा कुछ नहीं है, गवर्नमेंट की जो पुरानी स्कीम्स हैं जो हमने क्लासेस में भी सारी पढ़ी हुई है वही है ना। फसल बीमा योजना है ना, ई नाम है, ये सब हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है ना। मंडियों को जो इलेक्ट्रॉनिक उससे कनेक्ट, सारी जो सरकारी मंडियां हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म से कनेक्ट कर देना है। फसल बीमा योजना के अंदर खरीफ की फसल, रबी की फसल और फिर कमर्शियल क्रॉप्स, उनके लिए
2-3-5% का जो प्रीमियम जाएगा वो सब भरना पड़ेगा, है ना। तो उससे बेनिफिट होगा, है ना, फार्मर्स के लिए। जो स्कीम गवर्नमेंट ने स्टार्ट की हुई हैं पुरानी स्कीम्स, तो उन्हीं सबको यहाँ पर गवर्नमेंट ने कोट किया है। अभी कोई नई स्कीम एज सच देखने को गवर्नमेंट ने नहीं मिली है इस बजट में। रेलवे के लिए गवर्नमेंट की इनिशिएटिव पहले से साफ है, डेडिकेटेड रेलवे बनाए जाएंगे, मालगाड़ियों के लिए अलग से इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो बनाए जा रहे हैं रेलवे के लिए, वो बनाए जा रहे हैं। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया ही जा रहा है ना। उन कॉरिडोर्स की ट्रैफिकिंग ज़्यादा बेटर की जाएगी ताकि रेल हादसे ना हो, है ना। ऐसे ही सड़कों में हम नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, नए मॉडर्न टाइम की सड़कें जो हैं हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ वंदे भारत, है ना, ये ट्रेन, ये नया सेगमेंट है ना, ये नया सेगमेंट है ट्रेन सेगमेंट, इसको गवर्नमेंट जो है स्टार्ट किए हुए है। वंदे भारत ट्रेन हो या फिर अब RRTS, है ना, दिल्ली से मेरठ के लिए स्टार्ट करी गई है, ऐसे ही हम फर्दर उसको दूसरे शहरों के लिए भी स्टार्ट करेंगे। तो कहने का मतलब ये है, मैक्सिमम चीजें वही हैं जो पुरानी पढ़ी हुई हैं या फिर हमने पढ़ रखी हैं। जैसे एविएशन की उड़ान स्कीम हमने समझी हुई है ना, तो पुरानी स्कीम है, या फिर नमो ट्रेन, नमो भारत, है ना, ये सब वो वही ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जो पिछले साल या उससे पिछले साल चर्चा में रहा। और भारत सरकार बस इसी को जो है ज़्यादा बेटर करना चाहती है, और करना भी चाहिए, क्योंकि अभी तक जो है वो नींव डाली गई स्कीम्स की पिछले कुछ सालों में, और अब उस पर फल लग के वो पकने का समय आ गया उनको, है ना। तो गवर्नमेंट उसको अब क्या करेगी, कहना चाहिए ना, पहले हमने बीज बोया अब उसका फल काटेंगे। तो अब गवर्नमेंट उन स्कीम्स का आउटपुट देखना चाहती है। वायबिलिटी गैप फंडिंग से हम विंड एनर्जी वगैरह बनाना, इस तरह से क्लीन एनर्जी सेक्टर्स को हम क्या करना चाहते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं ना। तो ये सब जो है बेनिफिट देखने को आपको मिलेगा, ठीक है, ये सब बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। इससे क्या होगा, तो क्लीन एनर्जी की तरफ हम जाएंगे, और जो हमारा टारगेट है उसको हम क्या कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे, ठीक है, ये याद रखना है। अगला जो है हाउसिंग सेक्टर के लिए गवर्नमेंट क्या काम करने वाली है। तो देखिए, पुरानी स्कीम्स जो चल रही हैं, वही जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसी को हम बेटर कर देंगे। मिडिल क्लास के लिए हाउसिंग में गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि अपना हाउस सस्ती दर पर जो है खरीद पाए। कौन, जो मिडिल क्लास है ना, मिडिल क्लास का सपना ही होता है कि घर हो, तो ज्यादा रेट हाई ना हो, रियल एस्टेट को हम उस तरह से मैनेज करेंगे। हेल्थ केयर सेक्टर में सर्वाइकल कैंसर हो गया, इसके लिए वैक्सीन, या फिर बच्चियों के लिए वैक्सीनेशन, यूविन पोर्टल प्लेटफॉर्म, मिशन इंद्रधनुष, है ना, बच्चों के लिए वैक्सीन, आयुष्मान भारत स्कीम 5 लाख का इसमें इंश्योरेंस होगा, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स खोले जाएंगे, आशा वर्कर्स, अब इसी में लखपति दीदी वगैरह भी स्कीम है ना, आंगनवाड़ी वर्कर्स, इन सबके लिए गवर्नमेंट, तो पुराने हमने पढ़े हुए हैं सारे, वही चीजें जो है गवर्नमेंट इसको कंटिन्यू करने वाली है। सच कोई नया चेंज यहाँ आपको देखने को नहीं मिलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो हालांकि जो नए मंडियों के लिए, जो सरकारी मंडियां थी, उनके लिए जो रूल्स बनाए थे गवर्नमेंट ने, उसको वापस लेने पड़े, जो किसान बिल थे वो वापस लेने पड़े। तो गवर्नमेंट आज के टाइम पर अभी नया, जैसे नैनो DAP लेके आई है, तो नया कुछ नहीं है, लिक्विड यूरिया, है ना, वैसे ही नैनो DAP, है ना, इन सबको हम यूज करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ जो आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट है ना, सेल्फ रिलायंस होना, ऑयल सीड्स, है ना, इन सब के में हमें अपना खुद का प्रोडक्शन बढ़ाना है, ताकि बाहर से इंपोर्ट क्या हो जाए, कम हो जाए। बाहर से इंपोर्ट कम हो जाएगा तो यहाँ के फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी, और साथ ही साथ हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो भी क्या रहेगा, प्रिजर्व रहेगा। फिशरी सेक्टर में वही सब, मत्स्य संपदा योजना, ये सब क्लास में हम पहले पढ़ चुके हैं ना, पुरानी ही स्कीम्स है, नया इसमें कुछ नहीं है, तो उसी पर गवर्नमेंट फोकस करने वाली। स्टेट का जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, जो एग्रीकल्चर में जो उगाते रहे हैं, उनको उसका बेनिफिट दिया जाएगा। जो लोन है उनको इंटरेस्ट फ्री कर देंगे, गरीबों को सस्ता लोन दे देंगे, किसानों को वैसे सस्ता मिलता है, 7% में तो लोन ही मिलता है, आप अगर टाइम से वापस कर दो तो 4% की और छूट मिल जाती है, तो 3% तो इफेक्टिव रेट है, उसी को कंटिन्यू कर रही है गवर्नमेंट। नया कुछ नहीं है, सब क्लास में हमने डिस्कस किया हुआ है, तो वही सब चीजें बस गवर्नमेंट, क्योंकि देखिए अब इलेक्शन ईयर तो गवर्नमेंट चेंज क्या करेगी, इंटरिम बजट है ना, ये प्रॉपर बजट तो है नहीं, तो गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं चाहती कुछ नया स्कीम अभी हम इंप्लीमेंट करें, है ना, ठीक है। अब जब नया चुन के आएंगे तो फिर जब फुल फ्लैश बजट आएगा तब उसमें देखेंगे। कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ रुपए, है ना,
इंटरेस्ट फ्री लोन के लिए दिए जाएंगे। अगर ये फैक्ट अगर आप याद रखें तो रख सकते हैं, इतना गवर्नमेंट करने वाली, एग्रीकल्चर में इतना हम इंटरेस्ट फ्री लोन जो है प्रोवाइड करेंगे, है ना। अब इसमें भी प्रॉब्लम रहती है, अमीर किसान तो ले जाते हैं, गरीब किसानों को ये भी नहीं मिलता है। लेकिन अब इसके लिए किसानों को पढ़ना लिखना तो पड़ेगा, थोड़ा सा कनेक्ट तो रहना पड़ेगा, क्रेडिटिंग तो आपको करनी ही पड़ेगी बैंकिंग सेक्टर से, है ना, तभी जाकर विकसित भारत का कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा हो पाएगा। ठीक है, तो ये समझना, ये सब चीजें जो है ये सब बताई हुई चीजें हैं, है ना, मैक्सिमम टाइम में हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। तो कुल मिलाकर जो एग्रीकल्चर हो, चाहे वुमेन सेक्टर हो, चाहे यूथ सेक्टर हो, इन सब के लिए कुल मिलाकर गवर्नमेंट ने एक ऐसा बजट बनाने की कोशिश करी है जो पुरानी ही पॉलिसीज को कंटिन्यू करता हुआ नजर आएगा, है ना। ऐसा कुछ नया मेजर चेंज नहीं है अभी तक के लिए। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है बच्चों, तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीक एंड दिस इज द पर्टिकुलर ग्लिम्स ऑफ वीक, द 4th वीक ऑफ द जनवरी। अब अगला जब हम पढ़ेंगे तो वो फरवरी का होगा, द वेरी फर्स्ट वीक ऑफ द फरवरी, देन उसमें हम लेके आएंगे अगले फरवरी के ग्लिम्स ऑफ वीक। ओके, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।